हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा BSSC के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है। ये नवीनतम पैटर्न पे आधारित है। 15 प्रैक्टिस सेट जो है तो हम देखेंगे एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट क्या है कि रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 24 सेट था जो कि कंप्लीट हो चुका है। खान सर की पुस्तक से भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आज से हम एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद क्या है कि रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 भी आ गया है, तो वो भी बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस सेट को भी अच्छे से लगा लीजिएगा। एडुटेरिया भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट निकालता है बिहार के एग्ज़ाम के लिए। तो इस सेट को आप लोग को अंत तक देखना है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। हम लगातार प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एडुटेरिया पब्लिकेशन में सेट नंबर 1 को। सेट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? तो वो राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये जो है ये आर्टिकल 219 में इसकी चर्चा है कि हाई कोर्ट के जो जज है उनको शपथ राज्य के राज्यपाल दिलवाएंगे। इसको ध्यान में रखेंगे। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करते हैं। तो इन दोनों बात को आप ध्यान में रखेंगे। 2, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। तो कौन निपटारा करता है? तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है सीधे। आर्टिकल 71 में इस बात की चर्चा की गई है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। भारत का चुनाव आयोग, इसकी चर्चा किस में की गई है? तो 324 आर्टिकल में की गई है। संसद की संयुक्त समिति, तो संसद की संयुक्त समिति जो है मतलब यहाँ पे संयुक्त समिति नहीं, संसद का संयुक्त अधिवेशन जो होता है ज्वाइंट सिटिंग, वो किस में होता है? तो वो 108 में है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द पार्लियामेंट आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 108। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है ये आर्टिकल 71 का उपयोग करके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवादों को सुलझाता है। 3, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो निहित है ये किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिया है? DPSP। तो ये हमने आयरलैंड की संविधान से लिया है। ये भी ध्यान में रखेंगे। इसको भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक DPSP के बारे में चर्चा की गई है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 4, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार ये किसके अंतर्गत आता है? तो मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है यह एक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारे संविधान में आर्टिकल 326 के द्वारा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 5, निम्न में कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये कैबिनेट सचिव होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 6, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को पद से कैसे हटा सकते हैं? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि इनको सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। 7, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह, तो क्योंकि यह क्या है कि कोई वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारे यहाँ क्या है कि जितने भी मेंबर्स हैं सबका चुनाव होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कोई वंशानुगत पद नहीं है हमारे संविधान के अंदर, तो इसीलिए जो है हम लोग गणतंत्रात्मक है। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर है। हमारे यहाँ राज्य के प्रमुख से लेकर एक वार्ड मेंबर तक सबका चुनाव होता है। 8, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण जो है ये राजकुमार शुक्ला ने दिया था।
कांग्रेस के 1916 अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला भी भाग लिए थे और उसके बाद वहीं पे इन्होंने गांधी जी को तिनकठिया पद्धति के बारे में बताया था और आमंत्रण किया था कि गांधी जी चंपारण आकर किसानों के समस्याओं का निदान करें। तो राजकुमार शुक्ला इज द राइट आंसर। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है ये किया गया था सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 10 बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल जो है यह है कांवर झील। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे है? ये बेगूसराय में है कांवर झील। 11 निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध कौन सी सभ्यता है? यह है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसकी खोज 1921 में दयाराम सहनी ने भी की थी और सिंधु घाटी 1921 में दयाराम सहनी ने की थी। और सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसका काल जो है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 12 प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो प्राचीन भारत में ये कौन प्रसिद्ध शासक थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये अपने अंतिम दिनों में भद्रबाहु के साथ श्रवणबेल बोला चले जाते हैं और जैन धर्म को अपना लेते हैं और संलेखना पद्धति से अपने प्राण को त्याग देते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 13 निम्नलिखित में कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो गांधार कला जो है ये ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह भारतीय और यूनानियों का मिश्रण है। गांधार कला जो है ये भारत और यूनानी कला का मिश्रण है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसका सर्वाधिक संरक्षण जो है वो शक और कुषाण के समय में हुआ था। गांधार कला का सर्वाधिक संरक्षण शक और कुषाण के समय में हुआ था। 14 सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन जो है ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इल्तुतमिश के द्वारा किया गया कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया गया, उसके बाद कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया, इक्ता प्रणाली चलवाया था, 40 गुलामों सरदारों का संगठन बनवाया था जिसे तुर्काने चिहलगानी के नाम से जाना जाता था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। एक महत्वपूर्ण अभी बात आया था बीच में कि इक्ता प्रणाली, यानी कि काम के बदले यह क्या करता था? जमीन को देता था, तो इसी को इक्ता प्रणाली कहा जाता था। ये भी इल्तुतमिश के द्वारा ही शुरू किया गया था। 15 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1780 से लेकर 1784 तक लड़ा गया था और इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जो है मतलब ये कमान संभाला था, क्योंकि इसके जो पिता थे हैदर अली उनकी मृत्यु हो जाती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। और टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं और ये इसमें 3 संधियों के तहत ये समाप्ति हुए हैं। पहला क्या था? पहला था मंगलौर की संधि। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, महा मंगल श्री। पहला जो है ये मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था, दूसरा जो है ये मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और चौथे युद्ध में क्या होता है? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और टीपू सुल्तान को ही शेर मैसूर भी कहते हैं। शेर ए मैसूर ये टीपू सुल्तान को ही कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वॉरेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल रहता है और ये 1780 से लेकर 1784 तक लड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 16 किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह कथन जो है यह किसका था? लॉर्ड डफरिन का था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। उस समय जो वाइसरॉय मतलब उस समय जो गवर्नर जनरल था वो डफरिन ही था। गवर्नर जनरल नहीं, 1885 में तो वाइसरॉय बन चुका था, तो उस समय जो वाइसरॉय था वो डफरिन ही था। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। इसी ने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है।
17 पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये किया गया था एमजी रनाडे के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1867 में एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था। परमहंस मंडली जो है इसकी स्थापना भी गोपाल हरिदेश मुख ने 1840 में किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरिदेश मुख ने 1840 में की थी और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे ने 1867 में की थी। 18 विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो थी विजयनगर साम्राज्य की वो भू राजस्व थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 19 किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो जौनपुर से फतवा जो है ये अकबर के विरुद्ध जारी हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1580 में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। कब किया था? 1580, ये भी ध्यान में रखेंगे। 20 नीचे दिए गए घटनाओं तथा उनकी तिथियों का सही मिलान करें। तो इसको सही मिलान करना है। रॉलेट एक्ट कब का है? तो यह है 19 मार्च 1919 का। रॉलेट सत्याग्रह कब का है? 6 अप्रैल 1919 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन ये कब का है? तो ये है 2 दिसंबर 1919 का। और जलियांवाला बाग हत्याकांड तो ये है 13 अप्रैल 1919 का। तो इस प्रकार जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर है। 21 भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है। तो आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम है ये कि सर्वाधिक जो है वो बांग्लादेश के साथ लगता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन में है, बाकी 2 को हम एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद क्या है? बांग्लादेश के बाद उसके बाद हम चीन से करते हैं, तो बांग्लादेश के बाद चीन आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर। ये क्या है? ऑप्शन से आप छांट सकते हैं। आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं याद हो, 1-2 का भी पता हो तो आप ऑप्शन से छांट सकते हैं। तो सबसे कम है नेपाल, उसके बाद है पाकिस्तान, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है ये 4096 किलोमीटर का बाउंड्री साझा करता है भारत। और नेपाल के साथ जो है ये 1751 किलोमीटर का बाउंड्री साझा करता है। तो ये आरोही क्रम था। आरोही क्रम क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम में। 22 निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला जिला कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका रोहतास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला जिला कौन कौन आता है? तो ये मुंगेर हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, ये सब उसके अंदर आता है, धारवाड़ के अंदर। 23 अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा कथन सही है? तो अटल टनल के बारे में कुछ कथन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि इसका निर्माण BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। तो ये सही बात है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। तो ये भी सही बात है। तीसरा है कि यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। तो ये भी सही है। और चौथा है कि यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है ये सब सही है। तो इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और अटल टनल जो है ये 9.02 किलोमीटर लंबा है। ये भी ध्यान में रखना है कि एक बार एग्जाम के अंदर ये पूछ दिया गया था अटल टनल की लंबाई, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसकी लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है। 24 नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो नर्मदा घाटी जो है ये सतपुरा और विंध्याचल के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। नर्मदा जो नदी है ये पश्चिम की ओर बहाव करती है और भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। जो भी नदी अरब सागर में गिरती है वो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है और भ्रंश का निर्माण करती है, और नर्मदा घाटी जो है ये सतपुरा और विंध्याचल पर्वत के बीच में है। 25 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। लौह अयस्क क्षेत्र और उससे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। तो बादाम पहाड़ कहाँ पे है? तो ये है ओडिशा में। डल्ली राजहरा ये कहाँ पे है? तो ये है छत्तीसगढ़।
कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक, और नोआ मुंडी, तो नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ पे, तो ये झारखंड में। तो ये सब लौह अयस्क क्षेत्र है इस तरफ, और इस तरफ उससे संबंधित राज्य है। बादाम पहाड़ उड़ीसा में, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में, कुद्रेमुख कर्नाटक और नोआ मुंडी झारखंड। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। 26 अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो माउंट किलिमंजारो जो है ये क्या है, अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी है, और ये किस देश में, तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 27 भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून जो है ये दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह करती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो दक्षिणी पश्चिम कौन सा हो गया, तो इस तरफ से प्रवाह करती है, किस तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ, इस तरफ प्रवाह करती है। ऐसे यहाँ पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, इनसे टकराकर ये इस तरफ मुड़ जाती है और पूरे भारत में फिर वर्षा होती है। और एक शाखा जो है वो म्यांमार के साथ साथ ही आगे बढ़ जाती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह जो है वो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व है। 28 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है देश और उसकी राजधानियाँ। तो उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी क्या है, ताशकंद है, ये सही मिलान है। तजाकिस्तान, इसकी राजधानी दुशांबे है। किर्गिस्तान, इसकी राजधानी क्या है, तो बिश्केक है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। तो ये सही सुमेलित था। तो हमारा कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उज्बेकिस्तान का ताशकंद, तजाकिस्तान का दुशांबे, किर्गिस्तान का बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद, ये राजधानी आपको ध्यान में रखना होगा। 29 निम्नलिखित में कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा। तो मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव जो है ये क्या हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अवमूल्यन किसी अन्य मुद्राओं के समूह या मुद्रा मानक के सापेक्ष किसी देश के मूल्य का जानबूझकर नीचे की ओर समायोजन करना है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसी को मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। जिन देशों में ये एक निश्चित विनिमय दर या अर्ध स्थिर विनिमय दर होती है वे इस मौद्रिक निधि उपकरण का उपयोग करते हैं कि वो क्या करते हैं, मुद्रा के अवमूल्यन कर देते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इससे क्या होता है कि निर्यात में वृद्धि होती है। 30 वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा दर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुसूचित वाणिज्य बैंक आरबीआई से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि जो है उधार ले सकती है। इसे हम कहते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा दर। 31 निम्नलिखित में कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है। तो आरबीआई से संबंधित कौन सा कार्य नहीं है कि जनता को पैसा उधार देना। ये जो कार्य है ये आरबीआई से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर बी। केवल 3 जो है यही राइट है। बाकी ऋण नियंत्रण करना, मुद्रित नोट जारी करना और अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्य बैंकों को धन उधार देना, ये सब काम आरबीआई का है। लेकिन जनता को पैसा उधार देना ये आरबीआई नहीं करती है, क्योंकि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है और उसके नीचे जो ये सब बैंक आते हैं वो सब जनता को पैसा उधार पे देते हैं। 32 भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था। तो ये जो लक्ष्य था ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये 1961 से 66 तक चली थी। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 33 राष्ट्रीय आय लेखांक का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय लेखांक का जन्मदाता जो है ये कहा जाता है साइमन कुजनेट्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इनको इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 34 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों का मुख्यालय जो है ये वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इन दोनों की स्थापना जो है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 35 भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियम कौन करता है। तो
तो भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का रेगुलेशन जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 36, भारत ने किन देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है? तो भारत ने अभी, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 20 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन जो है ये बांग्लादेश को उपहार में दिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 23 मई को दिल्ली में भारत और बांग्लादेश का सम्मेलन हुआ था, उसी में यह उपहार में दिया गया था इंजन। 37, भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित किया है? तो वर्ष 2023-24 के लिए जो MSP निर्धारण किया है धान के लिए वो किया है 2183 रुपया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 38, किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम जो है ये किया गया है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 39, चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया का कुल वजन लगभग कितना था? तो चंद्रयान 3 का जो कुल वजन है ये 3900 किलोग्राम था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसको कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को किया गया था। किससे किया गया था? इसरो LVM-3M4 रॉकेट के जरिए किया गया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चांद पे अभी तक भारत का कुल 3 मिशन जा चुका है। एक चंद्रयान 1 2008 में, उसके बाद चंद्रयान 2 2019 में, उसके बाद चंद्रयान 3 2023 में, 14 जुलाई 2023 को। 40, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम जो है यह है प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 41, हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को GI टैग दिया गया है? तो किस राज्य के दुबराज चावल को GI टैग मिला है? तो ये है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार के मरचा चावल को भी 2023 में ही GI टैग मिला है। मध्य प्रदेश के रीवा आम को भी 2023 में GI टैग मिला है। लद्दाख के सिंग स्कोस को और उत्तर प्रदेश के हाथरस की हींग को, इन सभी को GI टैग मिला है। 42, निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि त्रिपुरा के जो राज्यपाल है ये गुरमीत सिंह नहीं है। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये जो है ये सही सुमेलित नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन और राजस्थान के कलराज मिश्र। 43, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितनी टीमें भाग ले रही थी? तो 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमें थी? तो 10 टीमें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 44, हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के नए एडवोकेट जनरल कौन है? तो ये है PK शाही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महाधिवक्ता किसको बोलते हैं? तो ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जैसे कि केंद्र सरकार में महान्यायवादी होता है, उसी तरह राज्य में महाधिवक्ता होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 45, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार जो है ये किसको मिला है? जॉन फांसे को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 46, नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो नागेवाजा शब्द का जो संबंध है ये जूडो खेल से है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 47, प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? तो प्रोलॉग जो है ये 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर की कुछ प्रमुख भाषाएं हैं जैसे कि कोबोल, बेसिक, अलगोल, पास्कल, लोगो। तो आप इन सब को ध्यान में रखेंगे कि अगर ऐसा टर्म आ जाए कहीं पे तो ये सब जो है ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं। 48, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय जो है ये रोम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
और इसकी स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की 1974 में। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 49 नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो नकटा लोक नृत्य जो है इसका संबंध है महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 50 निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो निखिल बनर्जी का संबंध जो है ये सितार से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ प्रमुख और चर्चित वादक हैं और उनके द्वारा बजाया गया वाद्य यंत्र है जिसके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखेंगे कि बिस्मिल्लाह खान इनका संबंध शहनाई से है, अल्लार खान इनका संबंध तबला से है, हरि प्रसाद चौरसिया इनका संबंध बांसुरी से है, भजन सुपारी इनका संबंध संतूर से है और इंद्रलाल राणा इनका संबंध पखावज से है। तो इन सबको ध्यान में रखेंगे। 51 डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डीसी जनरेटर जो है ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 52 प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। तो लाल रंग का परास जो है ये कितना होता है? तो 6200 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सबसे कम किसका होता है? तो ये बैंगनी का होता है, 3900 से 4460 एंगस्ट्रम। 53 ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो है ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, यानी कि कंपन के आयाम पे, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 54 जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? तो इस पर जो है ये हाइड्रोजन गैस बनती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 55 लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? तो लाल रंग की वस्तु जो है यह लाल रंग को परावर्तित करता है, इसलिए लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 56 कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो कार्य का मान जो है ये जब विस्थापन शून्य हो उस स्थिति में भी शून्य होगा, बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो तब उस स्थिति में भी शून्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस दोनों के समय क्या होगा? कार्य का मान जो है वो शून्य होगा। 57 प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो ये क्या कह रहे हैं? समानांतर में जुड़ा हुआ है, तो समानांतर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, तो C बराबर हो जाएगा R1.R2 बाई R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा। यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं R इक्विवेलेंट? तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ R1.R2 और नीचे प्लस हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना। 58 निम्नलिखित में किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगधर होते हैं? तो सबसे लंबे तरंगधर जो है ये होते हैं रेडियो तरंगे में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तरंगधर की बढ़ती लंबाई के अनुसार जो सही क्रम है, यानी कि बढ़ती लंबाई के अनुसार जो सही क्रम है तो वो क्या है? वो है सबसे पहले आता है गामा, उसके बाद आता है एक्स किरण, उसके बाद आता है पराबैंगनी किरण, उसके बाद आता है अवरक्त किरण और सबसे लास्ट में आता है रेडियो किरण, यानी कि रेडियो का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे लंबा होता है। 59 निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण का उदाहरण है? तो मिश्रण का उदाहरण कौन सा होगा? तो ये स्टील। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मिश्रण किसको कहते हैं? तो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ जिसमें उसके अवयव के गुण विद्यमान हो उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे कि लोहा, कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों का मिश्र, लोहा जो है ये कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों का मिश्र धातु है। 60 कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेलाइट जो है ये पोटेशियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 61 हीलियम के नाभिक में होता है, तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हीलियम जो है ये सबसे हल्का नोबेल गैस भी है। 62 क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग जो है
ये किस में होता है? रंगीन रसायन के मिश्रण से दो पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 63 माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। तो माणिक्य और नीलम जो है ये रासायनिक रूप से क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 64 जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। तो जर्मन सिल्वर में चांदी जो होता है ये प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है? तो इसमें तांबा होता है 50%, जस्ता होता है 35% और निकेल होता है 15%। अतः हम क्या कह सकते हैं कि इसमें चांदी नहीं होता बल्कि तांबा, जस्ता और निकेल होता है बस। 65 निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा जो है ये अल्कोहल का है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 66 ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑक्सीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सही है, ऑक्सीजन का संयोग होता है और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 67 मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग जो है ये किया जाता है रासायनिक युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मस्टर्ड गैस जो है यह एक जहरीली गैस है। इसमें क्या होता है? तो ये डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड का मस्टर्ड गैस जो है ये उसका रासायनिक नाम है और इसका प्रयोग जो है प्रथम विश्व युद्ध में भी किया गया था। 68 निम्नलिखित में कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो इसमें कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म यह जो है यह एक विस्फोटक नहीं है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये क्या है? मरीजों को बेहोश करने के लिए दिया जाता है। 69 पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वो है नीलहरित शैवाल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 70 गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करता है? हमेशा एक सा बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसे हम क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड जीव कहते हैं। 71 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। तो सुंदरी इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो न्यूमेटोफोर। अमरबेल जो है ये चूसन मूल। सिंघारा जो है यह है स्वांगी कारक मूल। और प्याज जो है यह एक भूमिगत तना है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर है। 72 शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी जो है ये कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 73 मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो हमारे शरीर में भोजन का जो अधिकांश भाग है वो मतलब भोजन का पाचन जो है ये छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पानी का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो वो बड़ी आंत में होता है और भोजन का छोटी आंत में। 74 इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में जो है ये जस्ता उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इंसुलिन जो है ये कहाँ से निकलता है? तो ये बीटी का अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है और इसी की कमी से क्या होता है? तो हमें शुगर की बीमारी हो जाती है। 75 हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभाव होने वाला अंग है। तो हेपेटाइटिस में मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो ये यकृत प्रभावित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज का ये हमारा सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आपके स्कोर कितने आए हैं आप कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया इन 75 क्वेश्चन में। तो आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत ही जल्द इस पर प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट किया जाएगा। किरण पब्लिकेशन का भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, हम सभी को स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। तो आप लोग को एकदम से घबराना नहीं है, एक एक करके सेट लगाना है। क्या है सेट लगाने के आपको याद भी होना चाहिए चीज़ों। सेट लगाने का ये फ़ायदा है कि आपको पता चलेगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, कहाँ आपकी गलती हो रही है, उसको आपको सुधारने की ज़रूरत है। इसलिए घबराना नहीं है,
आगे चल के और नया नया प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी आप लोग एडुटेरिया में 15 प्रैक्टिस सेट है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 15 दिन लगेगा, इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद क्या हम नए पब्लिकेशन का फिर से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग लगातार बने रहिएगा चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।